नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सृष्टि। बुलेटिन में आज बात होगी बिहार चुनाव की। बात करेंगे लालू प्रसाद के दावे की, जानेंगे कि क्या है कांग्रेस का मिशन 2021। साथ ही बात होगी पीएम मोदी की वाराणसी को दी गई सौगात की। और बुलेटिन के आखिर में बात राजस्थान में गरमाई सियासत की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार ने अन्नदाताओं को दी बड़ी सौगात। हरियाणा सरकार ने गन्ने के दाम 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए। अब 350 रुपए प्रति क्विंटल बिकेगा गन्ना। प्रदूषण रोकने के लिए सख्त हुई दिल्ली सरकार। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, पटाखों से प्रदूषण फैलाने वाले के खिलाफ सरकार एयर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। एयर एक्ट के तहत दर्ज की जाएगी प्राथमिकी। पहले कारोबारी दिन जोरदार बढ़त पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 704 अंक की बढ़त के साथ 42,597 पर और निफ्टी 197 अंक की बढ़त के साथ 12,461 पर हुआ बंद। और आईपीएल सीजन 13 के चैंपियन का कल होगा फैसला। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा फाइनल मुकाबला। दिल्ली ने अब तक एक बार भी नहीं जीती है आईपीएल ट्रॉफी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 7 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के साथ ही चुनाव का शोरगुल पूरी तरह से खत्म हो गया था। अब इंतजार है कल यानी 10 नवंबर का। कल ईवीएम खुलेंगी, लेकिन इससे पहले तमाम दिग्गजों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। स्वागत है राजीव जी आपका। लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए। कल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। कल ईवीएम का पिटारा खुलेगा और तय होगा कि बिहार की सत्ता की चाबी किसके हाथ आएगी। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए होने वाली मतगणना के लिए जो व्यवस्था की है उस पर नजर डालें तो राज्य के सभी 38 जिलों में 55 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां सीसीटीवी की विशेष व्यवस्था की गई है। राज्य के सभी 38 जिलों में कुल 55 मतगणना केंद्रों और 414 हॉलों में वोटिंग की गिनती की जाएगी। मतगणना के मद्देनजर सुरक्षा को देखते हुए 78 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। बता दें कि बिहार की 17वीं विधानसभा के लिए 3 चरणों में मतदान हुआ है। पहले चरण में 28 अक्टूबर को 16 जिलों की 71 सीटों और दूसरे चरण के तहत 3 नवंबर को 17 जिलों की 94 सीटों पर और 7 नवंबर को आखिरी चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान हुआ था। अब कल वोटों की गिनती होगी। इस बार महामारी के कारण एहतियात बरतने और बूथों की संख्या पिछले चुनावों के मुकाबले 73,000 ज्यादा होने के कारण परिणाम आने में थोड़ी देरी होगी। इस बार मतगणना केंद्रों की शक्ल भी बदली हुई दिखाई देगी, क्योंकि महामारी के कारण जो भी कर्मचारी होंगे उनके चेहरों पर मास्क दिखाई देगा। साथ ही एहतियात के तौर पर सैनिटाइजर भी नजर आएगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। राज्य भर में वोटों की गिनती में लगने वाले करीब 18,000 मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण कार्य पूरा हो चुका है। एक हॉल में मतगणना कर्मियों समेत करीब 75 कर्मचारी होंगे। वोटों की गिनती के लिए पूर्वी चंपारण, सीवान, बेगूसराय और गया में 3-3 मतगणना स्थल हैं। नालंदा, नवादा, बांका, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, सहरसा, पूर्णिया में 2-2 मतगणना केंद्र हैं। कुल 55 मतगणना केंद्रों पर 414 हॉल तैयार किए गए हैं। तो कल फैसला हो जाएगा कि बिहार के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। राजीव जी, कल बिहार में नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस को इस बार बिहार परिणाम से बहुत उम्मीदें दिख रही हैं और पार्टी की तरफ से विशेष पर्यवेक्षकों को बिहार भेजा गया है। इसे लेकर आपका क्या कहना है? कांग्रेस की सक्रियता किसी डर की वजह से है या फिर ये काफी उसका उत्साह है? देखिए सृष्टि, पुरानी कहावत है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और कांग्रेस इस बात की भुक्तभोगी भी है कि जब जब उसने जरा सी ढिलाई दिखाई तब तब उसे कैसे बाजी उसके हाथ से निकल गई है। गोवा, हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश ऐसे तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं जब कांग्रेस हाथ आई बाजी को गंवा बैठी है। इसीलिए जैसे दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, वही हाल कांग्रेस का इस वक्त है। बिहार में तमाम एग्जिट पोल महागठबंधन की ओर झुके हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस इसका हिस्सा है। महागठबंधन की जीत पर मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे, फिर भी कांग्रेस कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती है। भाजपा के साथ उसके पुराने कड़वे अनुभव भी हैं, इसीलिए नतीजे आने से पहले ऑब्जर्वर्स को बिहार भेजना, अपने विधायकों को एकजुट कर रखने की कोशिश करना कांग्रेस का उत्साह भी दिखा रहा है और सावधानी भी। वैसे ये तमाम राजनीतिक दलों के लिए, खासकर सत्ताधारियों के लिए आत्ममंथन का विषय है सृष्टि की सत्ता की खातिर किस तरह के खेल खेले जा रहे हैं, कैसे विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त की जा रही है कि अब चुनाव शुरू होने से लेकर के खत्म होने तक नजर रखने, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को होटलों में कैद करने या कहीं दूर ले जाकर अज्ञातवास में रखने जैसे काम करने पड़ रहे हैं। इस तरह सत्ता खरीदी जा सकती है सृष्टि, या बचाई जा सकती है, लेकिन लोकतंत्र के साथ ये बड़ा धोखा होता है जो देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार विधानसभा चुनाव के तीनों चरणों के मतदान के बाद अब नतीजों का इंतजार है, जिसका ऐलान 10 नवंबर को यानी कल होगा। लेकिन शनिवार को आए एग्जिट पोल में महागठबंधन की लहर दिख रही है, जिस पर लालू प्रसाद ने भी सत्ता का दावा कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव को इस बार जिस एक मुद्दे ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वो है रोजगार। इस मुद्दे को केंद्र में लाने का श्रेय महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव को दिया जा रहा है और शनिवार के एग्जिट पोल के बाद महागठबंधन की लहर दिख रही है, जिस पर कई बीमारियों से ग्रसित होने के बावजूद उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद लगातार नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री पोल के बाद उन्होंने महागठबंधन की जीत का दावा किया है और 2/3 बहुमत से सत्ता में वापसी की उम्मीद जताई है। लालू प्रसाद का कई बीमारियों से ग्रसित होने के कारण रिम्स में इलाज जारी है। वर्तमान महामारी के चलते उन्हें वार्ड से हटाकर रिम्स निदेशक के केली बंगले में रखा गया है। उन्होंने टीवी के माध्यम से ही बिहार की राजनीति पर नजर बनाई हुई है। अब नतीजे आने के बाद पता चल जाएगा कि लालू यादव के दावे में कितना दम रहा। बिहार में विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले जहां महागठबंधन में उत्साह है, वहीं एनडीए खेमे में मायूसी दिख रही है। बिहार चुनाव परिणाम कल आएंगे, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल पर निगाहें जमा दी हैं, जहां 2021 में विधानसभा चुनाव होना है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की नजर बीजेपी के राज्यों पर टिक गई है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, परिणाम कल घोषित होंगे, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों से कांग्रेस काफी उत्साहित है, लेकिन बीजेपी खेमे में मायूसी है। अब एग्जिट पोल से उत्साहित कांग्रेस अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 2021 के लिए तैयारियों में जुट गई है। इसकी शुरुआत कांग्रेस ने असम से कर दी है। देश की सियासत के लिए 2021 काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2021 में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन 5 राज्यों में से कांग्रेस के पास फिलहाल पुडुचेरी में ही सत्ता है, जबकि बाकी राज्यों में अन्य दलों की सरकारें हैं। अब पुडुचेरी में सत्ता बरकरार रखने के साथ साथ कांग्रेस की नजर खासतौर पर असम और केरल पर बनी हुई है। इसी के साथ तमिलनाडु में डीएमके और पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों के साथ खुद को मजबूत करने की कोशिश भी कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मिशन 2021 का आगाज करके इन प्रदेशों के प्रभारियों को संगठन को मजबूती के लिए जुटने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के कांग्रेस महासचिव जितेंद्र सिंह ने उनके प्रभार वाले असम में 7 दिन बिताए हैं। इस दौरान उन्होंने असम के अन्नदाताओं के साथ केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। यानी कांग्रेस अभी से मिशन 2021 के लिए कमर कस चुकी है और खासकर उसकी नजर बीजेपी के राज्यों पर टिक गई है। तो साफ है कि 2021 में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का लक्ष्य सीधा बीजेपी को मात देना है। तो वहीं बीजेपी को भी अपनी साख बचाने के लिए पूरी जद्दोजहद करनी होगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजरें उन राज्यों पर हैं जहां जल्द ही चुनाव होने वाला है। ऐसे में पीएम मोदी भी सक्रियता दिखा रहे हैं। कल जहां पीएम ने अपने गृह राज्य गुजरात को सौगात दी, तो आज पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर कई सौगातें दी थीं, जिनमें सबसे अहम देश का पहला सी प्लेन है। तो कल यानी 8 नवंबर को गुजरात में ही हजीरा घोघा रोप एक्स फेरी सर्विस की शुरुआत कर दी। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में 614 करोड़ की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि बनारस में जो विकास के कार्य हो रहे हैं,
सरकार ने जो फैसले लिए हैं उनका लाभ बनारस के लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि महामारी के कठिन दौर में भी काशी कभी नहीं रुकी, वो मां गंगा की तरह निरंतर आगे बढ़ती रहती है। आज करीब 220 करोड़ रुपए की 16 परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ करीब 400 करोड़ रुपए की 14 योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। पीएम मोदी ने काशी के घाटों की तस्वीर बदलने की भी बात कही। आज लाइट एंड साउंड कार्यक्रम का लोकार्पण किया गया है, उससे सारनाथ की भव्यता और बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है उनमें सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल रामनगर का उन्नयन, वाराणसी शहर के स्मार्ट लाइटिंग कार्य के साथ साथ स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट काशी की नींव भी रखी गई। पीएम ने वाराणसी में विकास परियोजनाओं की सौगात दी तो बीजेपी ने भी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर नजरें टिका दी हैं। वहीं नजरें अमेरिका पर भी टिकी हुई हैं, जहां राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीयों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए जीत हासिल करने वाले जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए कितना अच्छा रहेगा। तो इस सवाल का जवाब इस खास रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने 273 इलेक्टोरल वोट से अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप को मात दी है। खास बात यह है कि इस चुनाव में साल 1900 के बाद से सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं। इस चुनाव में बाइडेन को 7 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं और अब तक के किसी भी राष्ट्रपति को इससे पहले इतने वोट नहीं मिले हैं। मगर इन सब के बाद अब भारतीयों के मन में ये सवाल जरूर है कि जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए कितना अच्छा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन 1970 के दशक के दौर से ही भारत अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों के हिमायती रहे हैं। साल 2008 में दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु समझौते के लिए सीनेट की मंजूरी दिलवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही आतंकवाद निरोधी कई विधेयकों का उन्होंने समर्थन भी किया। साल 2001 में बाइडेन सीनेट की विदेशी संबंध समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को पत्र लिखकर भारत पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग की थी। असैन्य परमाणु समझौतों को अमलीजामा पहनाने के लिए जब दोनों देशों के बीच गहन बातचीत चल रही थी, तब बाइडेन सीनेट में भारत के एक महत्वपूर्ण सहयोगी के तौर पर मौजूद थे। वो समझौता दोनों मजबूत लोकतंत्रों के बीच संबंधों को और गहरा करने के लिए एक नींव साबित हुआ। साथ ही साल 2014 में बराक ओबामा के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक और रक्षा संबंधों में प्रमुख विस्तार हुआ और उसमें बाइडेन ने अहम भूमिका निभाई थी। ओबामा प्रशासन ने ही 2016 में भारत को अमेरिका का प्रमुख रक्षा साझेदार का दर्जा दिया था। बीते कुछ वर्षों से अमेरिका और भारत के संबंधों में काफी विकास हुआ है। जो बाइडेन और भारत का अगर पुराना संबंध देखें तो इससे साफ समझ आता है कि पहले भी बाइडेन भारत के लिए अच्छे साबित हुए थे, जिससे यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि आगे भी भारत के लिए जो बाइडेन बेहतर साबित हो सकते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात राजस्थान में गरमाई सियासत की। राजस्थान में नगर निगम चुनाव जीतकर भले ही सीएम गहलोत ने ये दिखा दिया कि पार्टी कितनी मजबूत है, लेकिन अंदर खाने जो कलह छिड़ी है वो छिपी नहीं है। एक बार फिर सचिन पायलट के तल्ख तेवर से कलह सियासी सतह पर आती जा रही है। पायलट ने अपने समर्थकों को लेकर जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं सचिन और गहलोत के बीच दूरियां ला सकता है। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट ने वापसी तो कर ली, लेकिन अभी तक उनकी भूमिका तय नहीं हो पाई है। पार्टी ने साफ नहीं किया है कि पायलट की सियासी उड़ान की मंजिल क्या है। ना तो उन्हें फिर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पदभार दिया गया है, ना ही डिप्टी सीएम की कमान सौंपी गई है। इसे लेकर ही सचिन के मन में असंतोष पनप रहा है। हालांकि वो खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इशारे नाराजगी को साफ बयां कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कार्यकर्ताओं के बहाने गहलोत सरकार को आंखें दिखाई हैं। पायलट ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो हर कीमत पर अपने कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ रहेंगे। कार्यकर्ता जो भी मांग करते हैं उसे ध्यान से समझकर आला कमान तक बात पहुंचाई जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि मैं अपने समर्थकों के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। कांग्रेस के अंदरूनी सियासत को देखते हुए पायलट के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। समझा जा रहा है कि वो कांग्रेस में अब तक कोई पद न मिलने से बेहद खफा हैं। इससे पहले भी वो नाराजगी जाहिर कर चुके हैं।
पिछले दिनों पायलट ने पत्र लिखकर कहा था कि उनके विधानसभा क्षेत्र टोंक में सिंचाई के लिए पानी नहीं है, इसीलिए बीसलपुर डैम से किसानों के सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि अन्नदाता कई बार इस परेशानी को सरकार के सामने रख चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकाला गया है। अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो किसान सड़कों पर आ जाएंगे। पायलट का ये पत्र सरकार को मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि इससे सीएम गहलोत की छवि गलत जाएगी और पायलट जनता के मसीहा बनकर उभरेंगे। सचिन के इसी रुख ने गहलोत की चिंता को बढ़ा रखा है। अब देखना होगा कि कार्यकर्ताओं का साथ देने वाले बयान पर गहलोत क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार। बिहार में किसकी बनेगी सरकार? क्या मध्य प्रदेश में बचेगा शिवराज का राज? देखिए हमारे साथ सबसे सटीक और तेज नतीजे कल सुबह 6 बजे से लगातार।